चाहे बायोटेक का भी बच्चा हो, वो सीएस का सब्जेक्ट ले सकता है। बैग भी बैग आती है बच्चों की। कि स्कोप क्या है ईपी ब्रांच, जेंडर रेशियो कैसा है ईपी ब्रांच, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट लगे जो आपको काफी टफ किया। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, हियर इट इज गौरव गुप्ता। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज को रन कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं डीटीयू की जो बीटेक ब्रांचेस होती है उसके साथ उनके सीनियर्स के साथ आता हूँ, मैंने क्यूएनए सेशन वीडियो बनाता हूँ। तो मैं पहले ऑलरेडी 3 ऐसे क्यूएनए सेशन वीडियोस को बना चुका हूँ, जिसमें मैंने सीएससी, आईटी एंड ईसी ब्रांच के रिलेटेड आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया। एंड आज मैं आपको ईपी यानी कि इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। सो आइए देखते हैं कि आज हमारे साथ क्यूएनए सेशन में हमें कौन ज्वाइन करें। सो गाइस, आज हमारे साथ ईपी ब्रांच के 3rd ईयर के सीनियर्स है, हमारे साथ संकेत भैया एंड मयंक भैया हमारे साथ है। तो भैया अपने क्यूएनए सेशन को स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल स्टार्ट। तो गाइस, अब बिना किसी देरी के अपने क्यूएनए सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो भैया, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे हमें इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच है, तो क्या इसके अंदर सारा हमारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट रहता है या फिर और सब्जेक्ट्स भी होते हैं इसके अंदर? ईपी में जो तुम्हारा मेजरली पोर्शन होता है वो तुम्हारा फिजिक्स का ही होता है। जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में तो डीटीयू में फर्स्ट ईयर तो सबका सेम होता है, हमारे टाइम भी सबका सेम था फर्स्ट ईयर। अब से जो डीटीयू में है वो ब्रांच ओरिएंटेड स्टार्ट हो गया कि फर्स्ट ईयर में आपको जो आपके ब्रांच है उसी का पढ़ाया जाएगा। तो उसके अलावा अगर बात करें सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपके कुछ कुछ पोर्शन होते हैं जो फिजिक्स के होते हैं, मेजोरिटी पोर्शन फिजिक्स का होता है। कुछ कुछ होता है आपके दूसरे ब्रांच जैसे ईसी का कुछ पोर्शन हो गया, कुछ उसके सब्जेक्ट्स हो गए, वो आ जाते हैं। तो सेकंड ईयर में थोड़ी ज्यादा फिजिक्स होती है। थर्ड और फोर्थ ईयर में आप खुद से अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जिनको इलेक्टिव्स कहते हैं डीटीयू में। तो वो इलेक्टिव्स आप किस हिसाब से लेते हो उस हिसाब से आपके परसेंटेज चेंज हो जाते हैं। अच्छा, मतलब मेजॉरिटी पोर्शन फिजिक्स का ही रहता है, लेकिन हाँ। सारा फिजिक्स नहीं नहीं, सारे physics थोड़ा के- बहुत और सब्जेक्ट्स भी होते हैं। हाँ और जैसे ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड कमर्शियल इंजीनियरिंग, हम्म, तो उसके मतलब थोड़े मतलब सब्जेक्ट्स भी है बेसिकली। अच्छा, काफी सब्जेक्ट्स है जो कि उस ब्रांच में भी और इस ब्रांच में काफी सिमिलर है, काफी सिमिलर है। Alright, alright. मतलब इंजीनियरिंग फिजिक्स उनके सबके दिमाग में यही आता है ना पहले कि मतलब सारे और सब्जेक्ट फिजिक्स फिजिक्स। हाँ, बट ऐसा नहीं, मेनली इसी वाले सब्जेक्ट्स भी है, मतलब काफी सिमिलर कोर्स सब्जेक्ट्स भी है एज कम्पेयर टू इसी। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया मेरा आपसे रहेगा कि जैसे ईपी के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अभी आपके 3rd ईयर भी आपका ओवर होने वाले, तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट लगे जो आपको काफी टफ थे? भाई से ये बताऊं ना, इतने सब्जेक्ट था थर्ड सेमेस्टर में, सीक्यूएम करके क्लासिकल क्वांटम मैकेनिक्स। ओके। तो वो लाइक वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट था जो मेरे को लगा भी मतलब 3 साल एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो ईयर जो सेमेस्टर पास होते हैं। तो सीक्यूएम में मतलब उसके नाम से क्वांटम मैकेनिक्स है, हाँ, तो लाइक समझ जाओ कितना डिफिकल्ट होगा वो। आपके नंबर कितने आए थे? हाईएस्ट आए थे वैसे तो, पर हाईएस्ट है भाई। सब्जेक्ट बोलता है उसको, मतलब वही है लाइक मतलब पढ़ोगे तो हो जाता है, बट वैसे एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट काफी मुश्किल था। इससे बोल रहे हैं क्योंकि हमारी मेजोरिटी बच्चों की बैक लग गई। 120 में से 30-35 बच्चे फेल हो गए थे इस सब्जेक्ट में। ओके, मतलब काफी मुश्किल सब्जेक्ट था। और मतलब जिन बच्चों की बैक लगी थी वो बैक में भी क्लियर नहीं कर पाते। बैग में बैग आ रहे थे बच्चों की। अच्छा। लाइक मेरा फ्रेंड है उसकी लाइक बैग आई, हम्म। फिर समझ सेमेस्टर में उसने अप्लाई किया, नहीं हुआ, फिर दोबारा बैग, अभी अभी भी चल उसके बैग। अच्छा, मतलब ये काफी टफ सब्जेक्ट है। ये सबसे हाँ, टफ सब्जेक्ट अभी तक आपको यही लगा है मतलब? हाँ ईपी में किसी बंदे बोलते हैं ना, वो यही रहेगा सीक्यूएम भाई, सीक्यूएम बोर्ड। इसके तो भगवान बचे। और बाकी और कौन कौन से एक दो सब्जेक्ट अगर आप नाम बताए तो कौन कौन से होते हैं ईपी में सब्जेक्ट, जैसे फोर्थ सेमेस्टर? आईटीसी है, एक इंट्रोडक्शन कंप्यूटिंग करके है, ऑप्टिक्स है, मैकेनिक्स है। ओके, मतलब फिजिक्स वाले जो पहले हमारे चैप्टर्स होते थे वो सब सब चैप्टर होते थे वो तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट भाई कोर फिजिक्स है, प्रॉपर प्रॉपर कोर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर करके सब्जेक्ट आता है। ऑप्टिक्स है, फाइबर ऑप्टिक्स हो रहा है, हम्म। मतलब काफी सब्जेक्ट्स है, काफी मतलब। ऑप्टिक्स तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, हाँ, सेकंड में first पढ़ा, year। थर्ड में पढ़ा। हाँ, अभी अभी क्लास में क्या है? ऑप्टिक्स तो जेई के टाइम से पीछा छोड़ ही नहीं रहा। हाँ, तो भैया मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जैसे आपने ईपी ब्रांच को चूज किया था, तो मतलब स्टार्टिंग में ही प्लान था ईपी ब्रांच को चूज करने का या फिर किसी आपको टेक वगैरह वाली ब्रांच में जाना था, मतलब सीएस आईटी वगैरह में जाना है? जाना तो सबको सीएसआईटी में रहता है, पर उतनी अच्छी रैंक आ नहीं पाई थी। पर हाँ, मुझे इलेक्ट्रिकल भी मिल रही थी, पर इलेक्ट्रिकल पता है कि टफ कितनी हो जाती है, मैनेज नहीं हो पाता। और जाना मुझे टेक में ही था, तो मैंने पूरा पहले देखा था कि ईपी को अलाउ करते हैं, टेक कंपनीज नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि डबल ई और ईपी में कुछ ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, तो अगर आपकी ब्रांच ईपी है तो भी आपको अपॉर्चुनिटी सेम ही मिलेगी। और अगर डिफिकल्ट की बात करें तो ईपी थोड़ी सी कम डिफिकल्ट होती है, तो इसलिए मैंने ईपी चूज की थी डबल ई की। तो मेरा कुछ खुद का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, बस मुझे मिल रही थी कंपनी ने। अच्छा, मतलब मतलब ऐसे डबल ई है और ई के है ना, हम्म। तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, मतलब एज कम्पेयर टू कहीं कैसे सब्जेक्ट्स हैं।
19-20 फर्क पड़ता है कि मतलब ई मुश्किलें आएगी, मतलब इतना वो डिफरेंस नहीं, बट हाँ अगर वैसे देखें तो ई थोड़ी सी हल्की सी टफ पड़ती है। हाँ मतलब जितने से भी मैंने सुना है मतलब आज तक तो सब इलेक्ट्रिकल के थे, ये सबसे टफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। अच्छा तो मतलब ये सीन है। सो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि स्कोप क्या है ईपी ब्रांच का, मतलब हम जैसे ईपी ब्रांच परस्यू करते हैं तो क्या क्या फील्ड्स हमारे लिए ओपन हो जाती है जिसके हम बाद में जा सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स मतलब ईपी ब्रांच में आते जाते हैं लेकिन एग्जैक्ट स्कोप उन्हें नहीं पता है, सो उसके बारे में आप ये क्या कह रहे हैं। तो लाइक जो सबसे जो मेन जो स्कोप है ईपी का वो लाइक ये है कि सपोज कि आपको रिसर्च कर लिया तो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है आपके लिए, क्योंकि इसमें लाइक आपको प्रॉपर फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। तो अगर उसी फील्ड में आपको रिसर्च करनी है, लाइक एम टेक करोगे, फिर उसी फील्ड में फिर पीएचडी करोगे, तो रिसर्च बेस्ड काफी लाइक वो है ब्रांच। तो जिस बंदे को रिसर्च में जाना है तो ठीक है, लाइक टेक्निकल। ओके तो मतलब जैसे रिसर्च वगैरह करना होता है किसी टीचर वगैरह से बात करके कैसे रिसर्च वगैरह को स्टार्ट करना होता है उनके साथ। हाँ, काफी प्रोफेसर हैं जो में आपकी हेल्प करेंगे। लाइक सपोज एक सीनियर है हमारी, तो वो लाइक अभी बाहर से वो कर रही है, लाइक रिसर्च फ्रॉम लाइक आई थिंक जर्मनी से कर रही है वो भी। और बाय लाइक किसी एक प्रोफेसर की हेल्प से उनकी लाइक अप्रोच थी एंड देन शी वेंट देयर। सो तो रिसर्च के अलावा और कोई भी इसमें स्कोप रहता है हमारा। लाइक टेक टेक बेसिकली हो गया, like, मतलब मेजोरिटी बच्चे टेक के हिसाब से भी लाइक मतलब जैसे कि मैं बताया था कि कंपनीज होती है टेक कंपनीज वो ईपी को अलाउ कर देती है। तो बच्चे हैं वो जो फर्स्ट ईयर से या फिर कॉलेज स्टार्ट होने से पहले टेक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और फिर अपना सीवी वगैरह स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिर कंपनी तो उनको अलाउ कर ही देती है और जिसकी किस्मत अच्छी है उसको उसकी प्लेसमेंट भी लग जाती है। सो मतलब जैसे अगर हम देखेंगे सीएस ब्रांच को जितनी कंपनीज अलाउ करती है तो उसके रिस्पेक्ट में ईपी ब्रांच को कितनी कंपनीज अलाउ कर देती है। सपोज लाइक 100 कंपनीज अलाउ कर रही है इसको, तो 95 लगा लो कि 95% मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज है वो अलाउ करती है। अच्छा मेजोरिटी कंपनीज अलाउ कर देंगी। मतलब जब हमने अपने इंटर्नशिप के लिए फॉर्म भरा था तो उसमें कुछ कुछ कंपनी आई थी जहाँ पर हमें ईपी का नाम नहीं दिखा, जहाँ पे ईपी का नहीं दिख रहा था वहाँ पे ईसी और डबल ई का भी नहीं दिख रहा था। हाँ अच्छा सब साथ साथ में मतलब ऑलमोस्ट अगर ईपी नहीं आई तो ये दोनों भी नहीं आती है अक्षर, वरना तो ये सारी टेक ब्रांचेज हो गई और डबल ई ईसी ईपी ये ब्रांच हमेशा साथ ही दिख जाती है। सो लाइक वो ये मैथमेटिकली सपोज लाइक 100 कंपनीज हैं तो वही 95% का रेशियो रहता है इस कंपनी। मतलब इसी को अलाउ कर देंगी 95%। ओके और जैसे आप इंटर्नशिप करती तो मतलब इंटर्न सीजन कब स्टार्ट होता है ऑन कैंपस अगर हम देखें तो डीटी में। जैसे इस साल की बात करूँ मैं 2023-24 की, तो इसमें हमारे जो फर्स्ट कंपनी आई थी वो गूगल आई थी, वो आई थी आई थिंक जून में आ गई थी, मिड जून में। समर सेमेस्टर के आसपास है, हाँ, जब समर सेमेस्टर खत्म होने वाला था उससे जस्ट पहले आ गई। लाइक फिफ्थ सेमेस्टर एंड हुआ था उसके जस्ट हुआ। मतलब नॉर्मली यही रहता है, मतलब जैसे हर साल जैसे आती है इंटर्न के लिए तो जून जुलाई के आसपास का मतलब मेन रहती है इंटर्न क्या है मिड ईयर में। सो भैया जैसे आपने हमने अभी बात करी जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, प्लेसमेंट वाइज तो फिर इन दोनों में बिल्कुल कोई फर्क रहता है कि नहीं रहता है। जैसे सीएस के मुकाबले तो 95%, तो इन दोनों में थोड़ा सा बहुत भी फर्क रहता है कि नहीं रहता। जैसे एक कंपनी दोनों को अलाउ कर रही है उसके कुछ राउंड्स वगैरह चल रहे हैं, सो सामने जो रिक्रूटर है वो क्या देखेगा कि बंदा अगर डबल ई का है तो वो उसे पहले प्रायोरिटी देगा या फिर वो ईबी वाले को पहले प्रायोरिटी देगा। जैसे प्लेसमेंट की बात करूँ तो अक्सर 3 टाइप की कंपनियां होती है। काफी कोर कंपनीज हो गई जो आपकी खुद की ब्रांच के रेस्पेक्टिव में आपको प्लेसमेंट देती है, फिर नॉन टेक कंपनियां हो गई, फिर टेक कंपनी हो गई। तो अगर कोर की बात करूँ तो ईपी का इतना कुछ स्ट्रॉन्ग कोर है नहीं, तो वहां पर डबल ई हाई तो जो भी इलेक्ट्रिकल कंपनी होती है वो इलेक्ट्रिकल वालों को ही ऑब्वियसली प्रेफरेंस देंगी अपनी। तो कोर की बात करूँ तो डबल ई आगे है एंड नॉन टैक में तो फिर दोनों सेम ही है कि आप उसके लिए पढ़ रहे हो तो स्कोप आपके लिए सेम ही है। टैग की बात करूँ तो मैं थोड़ा सा ऐड बोल सकता हूँ कि डबल ई को है तो 19-20 का ये कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कि अगर आपके पास ईपी है तो आपको कंपनी एकदम देखेगी नहीं, इग्नोर कर देगी डबल ई के मुकाबले। वैसा नहीं है, कुछ एक दो कंपनियां होंगी इतनी बड़ी लिस्ट में से जहां पर दिख जाए कि जो ईपी को कंसिडर नहीं कर रही और डबल ई को कर रही होगी। तो टैग में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि अगर आपके पास ईपी है तो आप दुखी हो। अगर कोर की बात करूँ तो हाँ कोर में फिर आप अगर आप जाना चाहते हैं कोर में तब ट्राई करो कि आप डबल ई बेस को। अच्छा लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है ना टेक में ही रहते हैं शुरुआत से कि मतलब उनको टेक साइड ही आना है, तो उस साइड से तो मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा फर्क है, बहुत हल्का फुल्का है। हल्का फुल्का काफी। हाँ, और जो मेजॉरिटी जैसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ये तो आई थिंक ओपन फॉर ऑल भी होती है, ओपन कंपनीज है ना। हाँ तो मतलब इस साइड तो इतना फर्क नहीं रहेगा। अब थोड़ा भैया प्लेसमेंट स्टैट्स के बारे में बताइए क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसी बारे में वीडियो देते हैं कि कितना कैसा प्लेसमेंट रहता है। सो थोड़ा मतलब कितने % स्टूडेंट टेस्ट हो जाते हैं एंड एवरेज एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट
कि कैसा कैसा रहता है, तो थोड़ा बहुत बता दीजिए। सो जो एक्चुअल स्टैट्स हैं वो तो लाइक मतलब आपको हाँ, नहीं मिल जाएंगी, हाँ ठीक। बट एक मोटा मोटा हिसाब मैं इतना बता सकता हूँ वो है कि लाइक पिछले साल का बताऊँ तो काफी वो सारे सेशन था। तो पिछले पिछले साल के हिसाब से ओनली 50% स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड। लाइक हाफ ऑफ स्टूडेंट्स तो थे कि खाली वही प्लेस हो पाए थे, लाइक मेजोरिटी काफी बच्चे नहीं लगे थे। और अगर आपको लाइक एज कम्पेयर टू लाइक अमाउंट में बताऊँ पैकेज लाइक जो भी होता है, तो एवरेज ये आपका समथिंग अराउंड 10.5 LPA एंड जो हाईएस्ट था वो समथिंग अराउंड 24-25 LPA था। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है बट वो जैसा कि मैंने बताया कि 50% बच्चे प्लेस थे, तो जैसे ईपी में 120 बच्चों की स्ट्रेंथ होती है, उसका 50% यानी 60 के आसपास होगा। पर उसमें हमें ये नहीं पता है कि कितनों ने एक्चुअल प्लेसमेंट के लिए बैठे थे, कि क्या पता कुछ हायर स्टडीज वाले हो तो उनका हम कुछ पता नहीं थे कि कितने प्लेसमेंट के लिए अपना नाम ही आगे दे दिया। तो हम उसको माने के चलते हैं कि अराउंड 90 to 100 बच्चे होंगे जिन्होंने अपना नाम दिया होगा, और फिर उसके हिसाब से जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई, जो बाद में इंटरव्यू राउंड क्लियर किए, उसमें से फिर तो आपके 60 बच्चे क्लियर हो गए। तो वो 50%, 120 का 50 नहीं है, वो एक्चुअली 60 है, पर कितने में से है वो हमें वो हमें नहीं पता, क्योंकि और- 50% वाली में अप्लाई किया है बाकी बच्चे हाँ वो क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का अलग रहता है अपना पर्सपेक्टिव, काफी हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं, कोई जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह की भी प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा भैया, आपने एक वर्ड अभी जैसे यूज करा रिसेशन, हम सबको तो मतलब पता है लेकिन काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं, तो एक बार आप वो भी बता दीजिए, आप में से कोई भी। फिर जैसा कि कोविड के बाद काफी सॉफ्टवेयर जो फील्ड है उसका काफी क्रेज आया था कि हर कोई सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रहा है, तो उसी टाइम यही हुआ था कि कंपनी भी काफी ज्यादा अमाउंट में हायर कर रही थी, लेकिन अब वो एक लिमिट आ चुकी है कि कंपनियां कैप लग चुकी है कि इससे ज्यादा हमें और बंदे नहीं चाहिए, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है। तो अब जो प्लेसमेंट है वो गिरी नहीं है, बल्कि वो नॉर्मल आ चुकी है। लेकिन अच्छा। अगर उस ग्राफ की बात करें तो वो ग्राफ नीचे आए, लेकिन जो नीचे लिमिट तक आए वो नॉर्मल लिमिट है। नॉर्मल लिमिट तो कोविड से पहले जैसे चल हाँ, जैसा कोविड से पहले चल रहा था, तो इसी जो ग्राफ नीचे आया इसी को लोग रिसेशन बोल देते हैं। तो अभी नीचे कुछ नहीं आया है, अभी जो है वो नॉर्मल हो गई। नॉर्मल कोविड के टाइम पे तो एकदम से सॉफ्टवेयर हाँ, इंजीनियर की डिमांड बढ़ गई और फटाफट से, तो अब लोगों को लग रहा है कि रिसेशन आ चुका है। अब पर लोगों को ये जानना जरूरी है कि आगे ऐसा ही होगा, ये नहीं है कि ग्राफ फिर से ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अब नॉर्मल से मतलब पहले जैसा ही हो चुका है, हाँ। हाँ, सब नॉर्मल पे आ तो चुका है। जो प्लेसमेंट स्टैट्स है वो सिमिलर ही रहेंगे, कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। ओके ओके, तो भैया अभी फटाफट से क्विक रैपिड फायर राउंड करते हैं, आप अपने हिसाब से आंसर देना। ये नॉर्मल रैपिड फायर राउंड है, कैसे मर्जी आप आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन भैया आपसे रहेगा, जेंडर रेशियो कैसा है ई ब्रांच के अंदर। ईपी का है 24:1 एग्जैक्ट। अच्छा, बहुत ज्यादा। 120 की स्ट्रेंथ है और 5 गर्ल्स है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, प्लेसमेंट वर्सेस हायर स्टडीज। प्लेसमेंट सर, अच्छा, आपका प्लेसमेंट वर्सेस हायर स्टडीज, प्लेसमेंट कौन सी साइड प्लेसमेंट टेक साइड। आपकी? एक्साइड अच्छा, टेक साइड ही है। किसकी लाइफ बेटर होती है, डे स्कॉलर साइड और हॉस्टलर साइड? हॉस्टलर साइड। एनी ओशनस भाई मैं तो बस रात में टीम में अच्छा, आप डे स्कॉलर है ना? चलो वही बढ़िया हो गया। कोई ऐसी एक या दो स्किल बताइए जो आपने कॉलेज के अंदर डेवलप करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, कोडिंग स्किल्स। आपकी? जो मेरी वो है वो तो है कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, और ओके, उसके अलावा लाइक थोड़ी डिजाइनिंग की तरफ चला हूँ मैं तो। मैं तो वाइस प्रेसिडेंट के लेट्स सोसाइटी में। सो मेरा ईपी में इंटर्न का क्या सीन रहता है, ऑन कैंपस इंटर्न लगनी आसान होती है कि मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल। बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो ये तो मैंने सुना है कि मतलब सीएसआईटी वालों के लिए भी मुश्किल रहती है, तो ऐसा ही रहता है? इंटर्न का तो लाइक हर ब्रांच के लिए काफी वो रहता है, मुश्किल रहता है ओके ओके, एज कम्पेयर टू लास्ट क्वेश्चन रैपिड फायर का, टायर 3 सीएसई वर्सेस टायर 1 ईपी, किसको चूज करेंगे? टायर 1 ईपी। से मेरा भी टायर ईपी। अब इसका कोई पर्टिकुलर? अब ये टीटीयू टायर 1 है या टायर 2 है वो नहीं पता, पर टीटीपी ईपी ठीक है। हाँ अच्छा, टायर 1 नेगेटिव। टायर में नहीं आता मतलब हमारे पास। हम मान के चल रहे हैं ना। तो चलिए भैया, रैपिड फायर हो गया, लास्ट एक दो क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपने सेशन को एंड करते हैं। तो हमने डीटीयू के अंदर ना इलेक्टिव्स वगैरह होते हैं, तो आप एक बार बता दीजिए कि इलेक्टिव्स क्या चीज होती है, मतलब क्या पर्पस होता है इलेक्टिव्स का मेन। एंड जैसे कोई भी स्टूडेंट नॉन टेक बैकग्राउंड से है लेकिन उसको सीएस वाला सब्जेक्ट ऑप्ट करनी, तो क्या वो इलेक्टिव्स के अंदर कर सकते हैं? आप बताइए। डीटीयू में इलेक्टिव्स का ये सीन होता है कि जो आपकी ब्रांच है आप उसके अलावा दूसरी ब्रांचेस के भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो डीटीयू में जो इलेक्टिव्स है वो आपको आपके थर्ड ईयर से स्टार्ट कराते हैं, मतलब 5th सेमेस्टर से आप दूसरी ब्रांचेस के सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर आपको कंपलसरी जो सब्जेक्ट है वही पढ़ने होते हैं। तो थर्ड ईयर में आप दूसरी ब्रांचेस के सब्जेक्ट ले सकते हैं,
उन वो सब्जेक्ट्स आप सीएस के भी ले सकते हैं, आईटी के भी ले सकते हैं, सॉफ्टवेयर के भी। तो अगर आप कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं प्लेसमेंट के लिए, जैसे डीबीएमएस, ओप्स, डेटा डेटा स्ट्रक्चर, तो अगर आप ये सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं तो आपको एक माइनर डिग्री भी मिल जाती है अगर आप सारे सब्जेक्ट ही उस ब्रांच के ले रहे हो। तो फिर आपको की माइनर डिग्री हो जाती है। जैसे आपने सीएस के सारे सब्जेक्ट्स ले लिए, जो जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट ले लिए, फिर आपको अपनी मेजर डिग्री के साथ एक माइनर डिग्री दे देंगे, माइनर इन कंप्यूटर साइंस। तो वो आपके प्लेसमेंट में बोल सकते हैं कि हेल्प कर देती है, अगर आप अपने रिज्यूमे में वो चीज ऐड करेंगे। ओके जैसे ओके। सपोज लाइक आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं तो 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में 3 कंपलसरी होते हैं? आपका सेकंड मेजर स्टडी में आते हैं उसके बाद। अच्छा, उसमें 3 ही होते हैं मतलब कंपलसरी? हाँ, 3 कंपल्सरी होते हैं। उसके बाद फिर आपके जो सब्जेक्ट्स है 3 मोटे इलेक्टिव्स, वो आप किस और ब्रांच के लिए या फिर आपकी लाइक आपकी विल के ऊपर है कि आपको किस उसमें माइनर करनी है, फिर उसके हिसाब से आप एडजस्ट। अच्छा, तो भैया जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे सब्जेक्ट इलेक्टिव चूज करना है, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने 3 कंपलसरी तो जो मुझे मिलेंगे वो मिलेंगे सब्जेक्ट, लेकिन बाकी तीनों सब्जेक्ट मुझे सीएस के ब्रांच के चाहिए। वो कोई भी मतलब जैसे आपने अलग डीबीएमएस उप्स वगैरह सब्जेक्ट है, तो मैं तीनों मतलब ये का उनके सब्जेक्ट ले सकता हूँ सीएस वाले, और मतलब ये हर सेमेस्टर में आप ले सकते हैं? हर सेमेस्टर में होते हैं और आपको लाइक वो होता है कि इतने क्रेडिट कंप्लीट करना है उसके बाद ये डिग्री मिलेगी। तो हर सेमेस्टर वाइज आपको सब्जेक्ट्स उठाने पड़ते हैं जैसे होते हैं। उसके बाद फिर आपको अपनी डिग्री वैलिड होती है। अगर एक सब्जेक्ट कम होगा तो वो डिग्री आपकी वैलिड नहीं होगी। अच्छा अच्छा, मतलब 3:1 मतलब 1:1 का रेशियो हो जाता है, मतलब कि मतलब 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हो जाते हैं, हाँ एंड 3 हम कोई भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, चाहे बायोटेक का भी बच्चा हो वो सीएस का सब्जेक्ट ले सकता है हाँ। उससे, और उसे एक माइनर डिग्री का बेनिफिट मिल जैसे जाए। मैं खुद ही लाइक मैं कर रहा हूँ अभी, तो मेरे सब्जेक्ट 3 कंपल्शन वाले हैं जो मेरे ईपी ब्रांच के हैं। हाँ। उसके बाद 3 मैंने सीएस से लिया। अच्छा। हाँ, तो मैं सी मतलब आपको एक सेमेस्टर में मैक्सिमम आप 32 क्रेडिट्स ही कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए, या फिर आप इवन सेमेस्टर की बात करें तो वहाँ पे आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाते अच्छा, इवन में 4 होते हैं। हैं? ओल्ड में 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, इवन में 4 हो जाते हैं कंपलसरी। तो आपके पास वही के फिर 2 से 3 सब्जेक्ट ही बच पाते हैं। तो हर कोई यही चाहता है कि हम सीएस आईटी ले लें, पर दिक्कत ये है कि काफी सारे बच्चे वही चाहते हैं, तो सबको मिल नहीं पाते। पहली बात है जैसे मेरे को इस सेमेस्टर नहीं मिली थी जो मेरे को चाहिए डीबीएमएस। तो वो जब मैंने रजिस्टर करा था तो मैंने देखा तो उसमें सीट से नहीं थी। तो फिर मैंने वो तो जैसे वो पोर्टल ओपन करते होगे या तो वो साइट क्रैश होती होगी या स्विच खत्म होती होगी। तो वही यही चीजें दिमाग में लेके चलना कि जरूरी नहीं कि जो आप सब्जेक्ट एम करके चल रहे हैं आपको वही मिल जाए। आपके पास एक बैकअप भी होना चाहिए, अगर ये तो नहीं मिलेगा तो ये तो कम से कम मिल जाए। अच्छा, मतलब ये थोड़ा लेकिन बेनिफिट रहता है कि अगर एक माइनर डिग्री मिल जाती है तो आई उसके उस सब्जेक्ट को भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है, क्योंकि साथ में और चीजें करना थोड़ा एक्टिव रहता है कि तुम 6 सब्जेक्ट ब्रांच के भी कर रहे हो एंड और सब्जेक्ट भी कर रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे पास 3 ही सब्जेक्ट होंगे एंड बाकी तुम्हें जो पढ़ना है वो तुम यहाँ भी पढ़ रहे हो, तो वो चीज थोड़ा सही हो जाता है, फ्लो उधर। हाँ एक फ्लो में हो जाता है, काफी ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सबको वाई सीएस वाली चाहिए होती है। पर मैं लाइक वो है काफी फाइट करनी पड़ती है सब्जेक्ट्स के लिए, मिलते नहीं है। हाँ। तो मेरा तो एक लास्ट बिल्कुल एंडिंग क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से दोनों एक एक कोई टिप दीजिए जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, ताकि उनके लिए ब्रांच को चूज करना थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि अब जैसे जेई खत्म होने वाले हैं, उसके बाद एडमिशन स्टार्ट होंगे, तो स्टूडेंट्स के पास एक रहना चाहिए कि अगर हमें इंजीनियरिंग फिजिक्स हम ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। मोस्ट ऑफ दी सारी चीजें तो हमने कर लिया, अपने हिसाब से आपको क्या एडवाइस देना चाहिए? तब सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि काफी लोग डबल और ईपी को कंपेयर करते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए, डबल या फिर ईपी को। तो मैं यही बोलूंगा कि उस चीज पे इतना ज्यादा सोचो मत। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप डबल ही ले लो, क्योंकि डिफिकल्टी की बात करें तो वही है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पढ़ना आपको ईपी में भी पड़ेगा, पढ़ना आपको डबल ई में भी पड़ेगा। पर यह है कि अगर आपको डबल ई मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपके पास थोड़े से ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं कि आप गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहते हो, तो वहां पर आपके कुछ सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे डबल ई के लिए रिजर्व सीट्स ही होती है। जैसे पीएसयूज हो गए, वहाँ पे डबल के लिए कंफर्म रिजर्व सीट्स ही होती है। फिर अगर कोर में अगर डीटी को प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो डबल को ऑब्वियसली ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। उसके अलावा मैं टैग की बात करूँ तो अगर आप टैग में जाना चाहते हो तो भी मैं बोलूँ कि आप डबल को ही चूज करो, क्योंकि कुछ नुकसान ये है कि कुछ चूज करके भी। पर मान लो कि आप सपोज आपका टैग में नहीं हो पाया, आपने 4 साल में आपने कुछ मूड और करेंगे, मुझे टैग में नहीं जाना, मुझे कुछ और फील्ड में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो वहाँ पर आपको डबल ही हेल्प कर देंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको टैग में ही जाना है तो फिर वो आपके ऊपर है कि आप डबल ई लो या ई लो, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं बताता हूँ सिनेरियो, ये थोड़ा जूनियर है मेरे नोन में है। तो वो कंफ्यूज था कि ई डिग्री, तो उसने फर्स्ट ईयर में उसने ईबी सिलेक्ट करी थी। फिर फर्स्ट ईयर उसका एंड होने वाला है, सेकंड ईयर में होता है कि यू कैन लाइक चेंज योर ब्रांच, अपग्रेड करते हैं, हाँ। हाँ।
तो उसने ईपी से फिर ई कर ली, बिकॉज उसको एक वो मिल जाता है, अगर वो ई में है तो टैग भी है उसके पास, फिर उसके पास गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑप्शन भी है, वो थोड़ा सा लाइक वो भी है एज में का टैग। हाँ ये और ये बात थोड़ी ठीक भी रहती है, मतलब अपग्रेडेशन राउंड में ना क्या पता थोड़ा पहले अपनी ट्रांसफर देख लेते तो उसने चूज कर लिया। हाँ। हम चूज तो जैसे ऑनलाइन ही करनी होती है, तो जब यहाँ पे आता है तो सब पता लग जाता है कि ये ब्रांच है, सीनियर्स भी काफी चीजें बता देते हैं। तो फिर उसके बाद अपग्रेडेशन राउंड में वो चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं, और अगर कोई नीचे वाली ब्रांच है तो उसमें तो वो इजीली भी जा सकते हैं। कभी कभार स्टूडेंट्स का होता है कि उनको दूसरी ब्रांच चाहिए, नीचे वाली ब्रांच चाहिए। तो फिर लाइक वो डबल ई में पहले किया तो तो आपके हिसाब से और क्या टिप रहेगी? डबल ई भी तो हो गया, और कुछ पर्सनली टिप कि मतलब मजे करने चाहिए भाई या भाई पढ़ो सबसे ऊपर तो लाइक वही है फन करो। अगर ईपी के अगर करिकुलम की बात करूं तो सबका ये होता है कि जैसा हमने बताया कि काफी हार्ड ब्रांच होता है, क्या वो पूरे दिन ही पढ़ना पड़ता है? ऐसा नहीं है, सभी ब्रांचेस का वही सेम सीन होता है कि अगर आपके पेपर आने वाले होते हैं तो जैसे मिड सेम की बात करूं तो एक हफ्ते पहले से अपने मटेरियल वगैरह बस यही सबका सेम मटेरियल वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर दो। आपके मेन है आपके पीवाईक्यूज, क्योंकि हमने खुद देखा कि प्रीवियस ईयर में से भर भर के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, प्रीवियस ईयर ही करके चले गए, तो भी आपके आराम से 50% मार्क्स आ जाते हैं। और कुछ बच्चों की बात करूँ तो उन्होंने पूरे पेपर ही पीवाईक्यू सोल्व करके दिया, उनकी 8 सीरीज भी आ जाती है। तो पीवाईक्यूज कर लो, नोट्स अगर खुद से बना सकते हो खुद से बना लो, वरना किसी से अगर कोई दूसरे क्लासमेट से मांग सकते हो, अगर वो दे दे तो उससे लेके एक दो बार नोट्स देख लो, पीवाईक्यूज अच्छे से कर लो बस। और बाकी पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ना होता, वही है कि मिड सेम में एक हफ्ता पहले, एंड सेम में 2 हफ्ता पहले, और पूरी पूरी क्लास पढ़ लो। बस तुम्हारे इन 3-4 हफ्तों में तुम्हारी अच्छी सी पे आ जाएगी। So thank you man for joining me in this session. थैंक यू फॉर So guys, that's it for today's video. I hope कि आज की वीडियो के अंदर इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच से रिलेटेड मैंने आप सबके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं कॉलेज टिप्स रिलेटेड रील्स वहां पर भी अपलोड करता हूँ। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग आउट। ज्यादा मैंने थोड़ा सा एक बार कट कर दे, रैपिड फायर है तो क्या सेंटर है वो।